इमरान आमी, मेहमान ख़ुसूसी जनाब डॉक्टर मज़हर इकबाल, मेहमानाने एज़ाज़ में से हसन गुमान और बाज़ बागी ज़ौक़ वाले हमज़ा इकबाल और दीगर तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से सलाम। मुझे आप इनमें से अक्सर ऐसे चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं जो इससे पहले भी मुझे क्लासरूम में सुनते रहे हैं और मेरी गुफ्तगू का जो अंदाज़ होता है उससे वाकिफ़ है। मैं ममनून हूँ ज़ौक़ वालों का कि उन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं आपसे मुखातिब हूँ और सिर्फ़ इतनी सी एक लकीर खींच सकूँ कि अदब और गैर अदब होता क्या है। इसका एक सबब है। वैसे तो पढ़ना, ख़ा आप एक अख़बार पढ़ रहे हैं, एक डाइजेस्ट पढ़ रहे हैं, आप नावल पढ़ रहे हैं, आप कमर्शियल नावल पढ़ रहे हैं, या पॉपुलर नावल पढ़ रहे हैं, या पॉपुलर फ़िक्शन पढ़ रहे हैं, पॉपुलर पोइट्री पढ़ रहे हैं, पढ़ना कोई जुर्म नहीं है। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, तारीख़ पढ़ सकते हैं, सियासत पढ़ सकते हैं, आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ें। वो आपकी शख्सियत में आपके दामन को सरवतमंद करेगी, आपकी सोच में वुसअत पैदा करेगी। लेकिन जब हम पर्टिकुलर हो जाते हैं, ख़ुसूसी तौर पर जब हम देखते हैं कि हम अदब के तालिब इल्म हैं, तो अदब के तालिब इल्म को ये ज़रूरी है कि वो ये जान सके, उसको ये मालूम हो कि अदब क्या होता है और गैर अदब क्या होता है। यानी हम अदब की हदूद कहाँ तक, कौन सा ऐसा लिखा हुआ लफ्ज़, कौन सी तहरीर जो अदब में शुमार की जा सकती है और कौन सी ऐसी तहरीर है जिसे हम अदब में शुमार नहीं करते। मेरे दोनों दोस्त बहुत फाजिल हैं और पढ़े लिखे हैं। मेरा मुकालमा बस एक तालिब इल्मों से है दरअसल, इसलिए मैं ज़रा इसको फ़िलोसॉफ़िकली बयान करने की बजाय ज़रा इसको अंडरस्टैंडिंगेबल बनाने के लिए नीचे आऊँगा ताकि ये समझ आ सके। तो सबसे पहले हम जब भी किसी बात या किसी मौक़िफ़ या किसी थीसिस की तरफ जाते हैं तो हम उसका पहले तारुफ़ समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसकी तारीफ़ क्या की जाती है, इसको कैसे बयान किया जाता है, इसके बारे में क्या क्या बातें हैं जो इस ज़ुमरे में आएंगी। इंग्लिश में से लिटरेचर कहते हैं अदब को, और लिटरेचर आम तौर पर आप फार्मास्यूटिकल का लिटरेचर भी होता है, एनजीओज़ का लिटरेचर भी होता है। आप देखते हैं कि बहुत सारी फलाही तंजीमों का लिटरेचर होता है, बहुत सारे इदारों का लिटरेचर होता है। लिटरेचर नॉट मीन्स लिटरेरी। ये अदब का मतलब जिसे हम उर्दू में अदब एहतराम के मानी में आता है, दूसरे मानी में लिखी हुई तहरीर है। क्या हर लिखी हुई तहरीर अदब का हिस्सा हो सकती है? ये एक सवाल है। क्या हर लिखा हुआ लफ्ज़, हर्फ़ व सौत की वादी में आप सब के सब जो है वो कारफरमा रहते होंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि हर्फ़ से आपका ताल्लुक़ है, सौत से आपका ताल्लुक़ है। दोनों चीज़ें, सौत बहुत ज़रूरी है, ये आवाज़ जो कान पड़ती है, हर्फ जो हम बोलते हैं। इंसान का बुनियादी ताल्लुक़ यहाँ से वाबस्ता हुआ। इंसान ने बोलना सीखा और सुनना सीखा। ये अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए कहलाया। फिर ये जो दो प्रोसेस है ये सोचने के अमल को तेज़ करते हैं। तो आप सबका ताल्लुक़ इसी दोनों वादियों से है। सो अदब के बेशुमार तारीफ़ें आपने पढ़ी होंगी, लिखी भी हुई हैं मुख्तलिफ़ किताबों में, मुख्तलिफ़ जर्नल्स में। अदब तनकीद हयात है, नक़द हयात है। अदब ज़िंदगी की तफसीर है। अदब लिखी हुई तहरीर है। अदब बयानिया है। अदब समाजी अक्कासी है। अदब ज़ात का इजहार है। आप पढ़ लें, बहुत सारे बड़े अदीबों ने लिखा है कि मैं क्यों लिखता हूँ।
वो बताते हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ। अच्छा, ये लिखने का अमल बड़ा एब्स्ट्रैक्ट होता है, इस पर बाद में बात करेंगे, और इसमें बाद में बात करेंगे कि अदब की इस दौर में क्या ज़रूरत है। ये 2-3 हिस्से हम ज़रा इसको मैं बहुत शॉर्ट टाइम लूँगा आपसे। तो मैं ये मेरे जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं वो जानते हैं इस बात को कि मैंने उनको एक खुद से एक कॉइन की है, मैंने एक तारीफ़ मुतय्यन की है। कोई हतमी तारीफ़ अदब की कही नहीं जाती, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम हतमी तारीफ़ कर सकते हैं। अगर यहाँ वाइट बोर्ड होता और मेरे पास मार्कर होता तो मैं आपको लिख के दिखा सकता, लेकिन मैं ज़ुबानी आपको अर्ज़ करूँ कि अदब की तारीफ़ ऐसी लिखी हुई तहरीर जिसका अंदाज़ तमसीली हो, तख़य्युल की कार फरमाई हो, जिसमें एहसास व जज्बात की तर्जुमानी की गई हो, जिसमें फ़िक्र व फ़लसफ़ा को बयान किया गया, जिसमें समाजी नाहमवारी का बयानिया हो, और ये तमाम बयानिए का अंदाज़ जमालियाती हो। इस तरह देखें तो तख़य्युल एक बात, तमसील दो बात, फ़िक्र व एहसास जज्बा व एहसास तीसरी बात, फ़लसफ़ा व फ़िक्र चौथी बात, समाजी नाहमवारी पाँचवीं बात, और छठी बात आती है जमालियात, एस्थेटिक, जिसे हम ये जो 5 बातें मैंने पहले की ये मौज़ूआत हैं अदब के। तख़य्युल की कारफरमाई होती है तो वो अदब बनता है। एक वाक़या कारफरमा होता है, सानिया कारफरमा होता है, आपके सामने है और आप उसे देख रहे हैं। एक सहाफ़ी उसे किसी और तरीके से इंटरप्रेट करेगा और एक अदीब उसे किसी और तरह से लेगा, और वो क्या फ़र्क है वो मैं बताता हूँ आपको आगे चल के वो कैसे होगा। क्योंकि अदीब तख़य्युल की कारफरमाई उसमें शामिल करेगा, फिर तमसील से उसको, तमसील मिसाल है, मिसाल एक याद है कि दामन दिल छोड़ती नहीं, एक याद है कि दामन दिल छोड़ती नहीं, एक बेल है कि लिपटी हुई है शजर के साथ। अब ये जो बेल शजर के साथ लिपटी हुई है ये मिसाल है। तीसरा इसमें पहलू है जज्बा व एहसास। जज्बा ना हो, एहसास ना हो, इश्क ना हो, मोहब्बत ना हो, जुनून ना हो, आग ना हो, चिंगारी ना हो, शोला ना हो, तो आप किसी मकसद के लिए भी नहीं निकल सकते। लिखना तो ये तो कारे जनू है, ये तो कारे बेकारा है। इसमें तो आपको अपने शब रोज़ जो है वो भस्म कर देने पड़ेंगे, लेकिन आपको फिर एक मिसरा, एक शेर, एक नज़्म, एक अफसाना, एक नावल ऐसे ही नहीं है। आग है, जज्बा व एहसास की आग, और इसके पीछे इश्क है, वो जनू है, जो जनू आपको मजबूर करता है, जो इस काम को करने पे आपको उकसाता है, आपको लिए लिए फिरता है, आपको सोने नहीं देता, आपको चैन नहीं आने देता। एक मिसरा बसा औकात आपकी नींदें हराम कर देता है जब तक कि उसके साथ मिसरा आसानी नहीं लगता। तीसरी बात इसमें फ़लसफ़ा व फ़िक्र की है। ज़िंदगी और अदब और फ़लसफ़े का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। फ़लसफ़ा हयात व कायनात के बारे में मबाहिस करता है, हयात व कायनात के बारे में हमें बताता है, उसके बारे में सवाल करता है। इंसान के बुनियादी सवाल जो हैं, जो रोज़ अव्वल से लेके आज तक मौजूद हैं, जो आयनियत परस्ती से लेके माबाद जदीदियत तक, साख्तियात और पसे साख्तियात तक आज तक ला यनहल हैं, उन पर बात करता है। अदब भी इन्हीं मौज़ूआत पर बात करता है। अदीब मुक़य्यद नहीं है कि सिर्फ़ वो जज्बा और एहसास की बात करे, नहीं, वो फ़लसफ़ा व फ़िक्र की बात भी करता है और कर सकता है। जो डोमेन है, जहाँ जहाँ डोमेन है, यहाँ थोड़ी सी एक बात फ़लसफ़ा व फ़िक्र के हवाले से मैं ये करता चलूँ। हम राइट और लेफ़्ट के दो पहलुओं पर हम तकसीम होते हैं। कुछ राइटिस्ट मसलन कुछ ऐसे होते हैं जो रवायत को पसंद करते हैं, कुछ
मेटाफिज़िकल फोर्सेस को पसंद करते हैं। मेटाफिज़िकल फोर्सेस को पसंद नहीं करते, बल्कि उनका वो ज़िंदगी का हिस्सा होती है, हम सबका ज़िंदगी का हिस्सा है। हम किसी ना किसी तरह से किसी नज़रियात पर कारबंद होते हैं, क्योंकि हम उसमें पैदा हो चुके हैं। हम अगर मुसलमानों के घर पैदा हुए हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन के होते तो क्रिश्चियन होते हैं, हम इतने ऑर्थोडॉक्स होते शायद जितने अब हैं। दूसरी तरफ एक तबका होता है जो जो मुरव्विज रवायात हैं उनके ऊपर कदगन लगा रहा होता है, उनके ऊपर ज़रब लगा रहा होता है और उनकी जो नफ़ी कर रहा होता है, उनको कहता है कि ये स्टेगनेंट वैल्यूज़ जो हैं ये हमारी सोसाइटी के चलार में, इसके बढ़ाव में, इसकी तरक्की में बहुत ही मुश्किलात जो है उसको पेश कर रही है। मुश्किलात से उसका सामना है इंसान का बुनियादी जो मसरफ़ है, बुनियादी जो मकसद है हयात का, वो अगर कुल्ली तौर पर देखा जाए तो हसूल मुसर्रत है। इंसान क्या चाहता है? मुसर्रत चाहता है। अच्छा, इस हसूल मुसर्रत के लिए वो सारे की सारी एफ़र्ट्स करता है। आप एक शेर लिखते हैं, एक गज़ल कहते हैं, और उसको जब आप दोस्तों को सुनाने से पहले जब आप उसको फाइनल करते हैं और फिर उसको खुद ही पढ़ते हैं, और फिर आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, वाह, ये वो मुसर्रत होती है। ये मुशायरे की वाह नहीं होती, ये कोई तस्लीम ना करे वो नहीं होती, नहीं, ये यहीं कहीं अपने आप तक हो जाती है। मैं बात कर रहा था आपसे दो नज़रियात के हवाले से। तो हम ये कहा जाता है कि अदब उस वक़्त तक क्रिएट नहीं होता जब तक कि वो बाउंड्रीज़ में ना हो, यानी वो किसी ख़ास एजेंडे का कार फरमा ना हो। ओके, मान लिया हमने एजेंडे का कार फरमा नहीं है, अदब नहीं होगा। अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी के मबाहिस यहाँ से शुरू होते हैं। अदब बराए ज़िंदगी का मतलब ये है कि जो समाज आपको देता है आप उसको वापस कर रहे हैं, जो समाज आपके साथ पेश करता है आप उसको वापस बता रहे हैं कि आप ऐसे हैं। आप मंटो की तरह नश्तर लगाते हैं और गंदगी बाहर उनको दिखा देते हैं, आप ऐसे हैं। या आप नसीम हिजाज़ी की तरह बता देते हैं कि नहीं जनाब हम ऐसे थे। ये फ़र्क है, ये दोनों अदब हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब इंसान की हड्डियों के अंदर, उसके गुर्दे के अंदर, उसके रग रग में, उसके खून के हर खुलिये के अंदर जब नज़रिया समा जाता है, तो तब वो जब शेर कहता है, तब वो जब अदब में उसका इजहार करता है, तो वो लाशऊरी सतह पर आता है। वो उस शऊर और लाशऊर, अब तख्लीकी प्रोसेस है ये जो अदब जो है ये तख्लीक का मरहला है ना। ज़मीन जो है इसको सरसत, देखिए 2-3 नाम हैं तख्लीक की देवी के। यूनान में इसको म्यूज़ कहते हैं, हिंदुस्तान में इसको सरस्वती कहते हैं। सबसे नखरे वाली, सबसे नाजुक मिजाज और सबसे ज़्यादा, मैं आपका ज़्यादा वक्त तो नहीं ले रहा, सबसे नाजुक मिजाज है ये म्यूज़। ये आपके दर पे कभी दस्तक देती है, ये उस वक़्त दस्तक देती है जब आप सोने और जागने की एक कैफियत में मुबतला होते हैं, और ये आती है अरबाज़ बागी में आ गई हो। अरबाज़ बागी के ज़हन में अब ये है कि और सुबह क्लास भी लेनी है, मैंने जाना भी है, 10-8 बजे पहुंचना है सर, उफ नींद आ रही है। अब म्यूज़ भी आ गई है। आज अगर म्यूज़ के लिए इसने दरवाज़ा नहीं खोला तो फिर ये नासिर काज़मी की तरह हाथ कागज़ पे रखे बैठा हूँ, शेर आते हैं पलट जाते हैं। बड़ी नाजुक है, बहुत नखरीली है। इसका नखरा उठाना, इसको बर्दाश्त करना, ये तो माशूकों से भी माशूक है। बड़ी सरस्वती है, ये तख्लीक की देवी है। ये ज़मीन भी तख्लीक करती है, आप भी तख्लीक करते हैं, आपका दिमाग तख्लीक करता है। तख्लीक क्या है? ये आपके शऊर और लाशऊर, मैं समझता हूँ इसको कि मैंने जिस तरह इसको कंसीव किया है
कि आपके शऊर और लाशऊर के दरमियान एक सोने और जागने की कैफियत का एक अमल है, जिसमें ना आपका पूरा शऊर शामिल होता है, ना आपका पूरा लाशऊर शामिल होता है। दोनों के दरमियान की एक फ़िज़ा है जहाँ पर आप ये तख्लीक कर रहे हैं, जहाँ पर आप ये बयान कर रहे हैं। वो बयानिया कहाँ से आता है? गालिब तो कहता है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आते नहीं हैं गैब से मज़ामी ख़याल में। इसलिए कि अगर मैं सोशल बीइंग नहीं हूँ, मैं सोसाइटी का हिस्सा नहीं हूँ, मेरी हिस्सियात पर कैसे कुछ चीज़ असरअंदाज होगी? फरिश्ते कैसे मेरे कानों में मैंने तो वही कहना है ना, काव कावे सख्त जानी हाय तन्हाई, न पूछ सुब करना शाम का लाना है जुए शीर का। फिर क्यों कहता है वफा कैसी कहाँ का इश्क? दुनियावी बात है। अगर सर फोड़ना ठहरा दुनियावी बात, तो फिर असंग दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों हो? दुनियावी बात है। फिर वो ये कहता है कि एक बात है एजाज़ मसीहा मेरे नज़दीक, एक खेल है औरंग सुलेमा मेरे आगे। वो मेटाफिज़िक को बिल्कुल ही नेगेट करके यूँ फेंक रहा है। दूसरी तरफ कहता है कि बातें हैं गैब से ये मज़ामी। शायर पर लाज़म नहीं है कि वो अपनी शायरी के अंदर अपने तज़ादात पेश ना करे, लाजिम नहीं है। शायर ट्रांस का आदमी है, वो आलम का आदमी है, वो किसी आलम में इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, जाता रहे। उसकी सोच पर कोई कदर नहीं है। वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी लिख सकता है। पूरा अगर शहर जल रहा है और नीरों का जी चाह रहा है वो बांसुरी बजाए, तो ये उसका हक है, बुनियाद उसका हक है। समाज जल रहा है, अगर मुज़म्मिल का दिल चाह रहा है, मुज़म्मिल अपनी महबूब की आंखों पर एक शेर कहे, उसके गालों की, उसकी हंसी की, उसके ज़िकंद की उसकी तारीफ़ करे, उसके होंठों की लज्जत का बयानिया करे। उसको हक है यार, हक हासिल है। मैं जिस नज़रिए की बात कर रहा हूँ समाजी नाहमवारी का बयानिया होता है, ये भी अदब का एक हिस्सा है। आखिरी हिस्से पे आता हूँ, उसके बाद बात ख़त्म कर दूँगा क्योंकि वक्त काफ़ी है और आप लोगों ने भी मुशायरा बहुत तवील होगा। जमालियात। जमालियात से मुराद जमालियात का अंग्रेज़ी में हम एस्थेटिक वैल्यूज़ कहते हैं। हुस्न है। हुस्न क्या है? हुस्न की तारीफ़ क्या है? कोई बताएगा मुझे हुस्न की तारीफ़ क्या है? ये ऑब्जेक्टिव बात है। आपकी आंखों को खूबसूरत लगा, उसकी शर्ट का कलर शायद रेड है इसलिए आपको खूबसूरत लगा, पिंक है वो आपको खूबसूरत लगा, लेकिन सब्जेक्टिव है उस मामला, ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा इसलिए ये खूबसूरत है, नहीं, इसकी कोई वैल्यू तो होनी चाहिए ना, कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, कोई इसका एक मेजरमेंट होनी चाहिए, कोई इसका एक तवाज़ुन होना चाहिए। ये कमरा अगर खूबसूरत है तो उसकी एक वजह है, ये आपके चेहरे पे एक तनासुब है। तो हुस्न जो है वो तनासुब का नाम है, तवाज़ुन का नाम है। हर चीज़ जब तवाज़ुन में होती है तो वो हसीन हो जाती है। जब वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाती, अगर मेरा एक हाथ लंबा और एक छोटा हो, एक कान बड़ा और एक छोटा हो, एक आँख बड़ी और छोटी हो और एक नाक का नथना, तो मेरे चेहरे पर तवाज़ुन नहीं होगा। अदब भी एक तवाज़ुन कायम करता है अपनी अपनी असनाफ की झैल में। वो तवाज़ुन जो है वो असनाफ की झैल में कायम होता है, जिस हर सिनफ ने अपने अपने मुतय्यनात किए हुए, उसकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। अदब का जब हम इजहार करते हैं तो उसमें सबसे पहला बयानिया जो है, पहली बात जो है वो होती ये है कि हम तशबीह, इस्तारा, इलामत में बात करते हैं। हु पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं।
अदब का मतलब ही ये है, मानी ये है। इलामत का मतलब है कि वो जू मानवियत पैदा करता है, वो एक से ज़्यादा मानी का तयन कर सकते हैं एक टेक्स्ट से, एक मतन से, हम लिखे हुए से और जो बयान किया जा रहा है उससे, और हर एक अपने रेफरेंस से, अपने एंगल से, अपने जाविये से उसको परखता है और अपने अपने मानी से इस्तिफ़ादा करता है। गैर अदब वो है जो जिसके अंदर ये लेयर्ड नहीं है, जो आपको अपने मतन से एक ही मानी देता है, जो बयानिया में है। एक मानी आपको वाक़या देता है, एक मानी आपको अखबार देता है, जर्नलिज्म देता है, वो साफियाना रिपोर्ट होती है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा फ़र्क आप देख लें कि ये हर रिदम में कही हुई चीज़ शेयर नहीं होती, उसे हम वर्सिफिकेशन कहते हैं। मैं बहुत जल्दी आगे चल रहा हूँ। वर्सिफिकेशन कहते हैं। मसलन बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, एक दिन सराहने मेरे बैठा हुआ था, एक दिन सराहने मैंने उड़ाया, वापस ना आया बुलबुल का बच्चा। बच्चों के लिए बड़ी खूबसूरत नज़्म है, राइम से याद करने के लिए। क्या राइम शायरी होती है? क्या रिदम शायरी है? तो फिर तो एक दूनी दूनी दो दूनी चार भी शायरी होना चाहिए। हर लिखी हुई चीज़ शायरी नहीं होती मेरे भाई। वज़न में उसे मल्टी डायमेंशनल जो बनाती है चीज़, जो मैंने पहले मोहन का शेर, साफ छुपते भी नहीं, दाग का सॉरी शेर है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। शेर का वस्फ हुस्न, अदब का वस्फ हुस्न ये है कि वो खुल के बात नहीं करता और बात भी करता है। वो आपको बताता भी है और नहीं भी बताता। वो आधा दिखाता है, आधा छुपाता है, आधा आप पर छोड़ देता है कि आप खुद असेस करें आप कितने ज़हीन हैं, आप कैसे समझते हैं चीज़ को। ये कुछ मारूज़ात थी। आपका अगर सवाल करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ, अदरवाइज़ इसको वाइंड अप करते हैं सेशन को। इसमें बातें तो बहुत हो सकती हैं। अगली बात ये थी कि अदब क्या, ये हम क्यों पढ़ते हैं अदब। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर में ये कंप्यूटर और ये एक जदीद इरा है, इंतहाई अल्ट्रा मॉड हैं हम, तो ये अदब की क्या ज़रूरत है। आपको बहुत सारे लोग ताना भी देते हैं, मुझे और क्या तुम दकियानूसी रवायती किस्म की शायरी दो। हर एक शख्स जो है वो एक ज़िंदगी रखता है, और किसी ने कहा था कि हर शख्स एक नावल होता है, एक नावल होता है हर शख्स, वो एक पूरी ज़िंदगी रखता है। नावल पूरी एक ज़िंदगी होता है। अच्छा, आप जो नावल पढ़ते हैं वो ज़िंदगी, जो उमैरा अहमद है, या मुझे इनके नाम लेने में कोई है नहीं, ये जो आजकल बहुत मोटे मोटे निमरा अहमद, इमारा अहमद और इस तरह के नावल आपको पॉपुलर नावल मिल जाते हैं, ये ज़िंदगी की यक रुखी तस्वीर आपको दिखाते हैं। इनके मानी एक से ज़्यादा आप निकाल नहीं सकते। इसके मुकाबले में आज आप कुरतुल ऐन हैदर को पढ़ें, या मुस्तनसर को पढ़ें, अब्दुल्ला हुसैन को पढ़ें, आप खालिद अख्तर को, मोहम्मद खालिद अख्तर को पढ़ें, शौकत थानवी को पढ़ें, शौकत सिद्दीकी को पढ़ें, तो आपको मल्टी लेयर्ड बात फिक्शन में भी नज़र आएगी। ये एक ख़ास पर्पज़ होता है, इसकी बैकग्राउंड होती है, कच्चे ज़हनों को जो कैप्चर करने के लिए, उनको मुतासर करने के लिए ख़ास किस्म की एक जज्बातियत होती है इस एज के अंदर, टीन एज में, और उसको मुतासर करके ग्रिप कर लेती है। ये जज्बातियत दोनों तरफ अमल करती है, उतनी ही इश्क की तरफ अमल करती है, उतनी मज़हब की तरफ अमल करती है। अब इन्होंने क्या तरीका फार्मूला अपनाया कि इश्क और मज़हब को इकट्ठा कर दिया, और एक इसमें से एक अजीब तरह का तसव्वुफ़ जो है उसको मैं इंट्रोड्यूस कराया। वो तसव्वुफ़ जो है, पता नहीं, तसव्वुफ़ के मानी मेरे नज़दीक तो बहुत कुछ और हैं, और मैं तो समझता हूँ कि सूफ़ी जो है वो कोई बहुत और चीज़ होती है, लेकिन ये जो इनके यहाँ सूफ़ी दिखाया गया है वो तो कोई नहीं। और सवाल करना चाह रहे थे, अपना नाम बता दीजिए। और सवाल ये कि क्या अदब सीखा भी जा सकता है, या ये सिर्फ इंसान की एक कुदरत में दाखिल एक ख़ुसूसियत है उसकी?
अंग्रेज़ी वाले कहते हैं क्रिएटिव लिटरेचर ट्रेनिंग, यानी एक क्लास है BS अंग्रेज़ी में क्रिएटिव लर्निंग की। मैं नहीं समझता कि वो किस तरह से लिटरेचर आपको जमालियात सिखाई जा सकती है। अगर आप शायर हैं, आपको अरूज सिखाए जा सकते हैं, अरूज आप सीख सकते हैं। अगर आप फिक्शन राइटर हैं, आप टेक्निक समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आप नावल निगार हैं, आप नावल की टेक्निक को समझ सकते हैं, असलूब को समझ सकते हैं, यानी रवायत को पढ़ के समझ सकते हैं ना, या किसी से सीख सकते हैं। कोई उस्ताद भी होता है, बास का तो आपको सिखा देता है, रहनुमाई करता है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन जो ख्याल है ये नहीं सिखाया जा सकता। क्राफ्ट सीख सकते हैं आप। वैन गॉग ने एक फूल बनाया था सूरजमुखी का, है वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया उसकी पेंटिंग। अब हर डालडा के डब्बे पे वो सूरजमुखी का फूल प्रिंटेड है, प्रिंटेड है ना। तो क्या वैन गॉग की वो जो पेंटिंग तख्लीक थी वो और वो जो प्रिंटेड है वो एक जैसी है? नहीं, क्योंकि ये आपने एक फार्मा बना लिया, उसके तहत एक सांचा बना लिया, उस सांचे के तहत आप उसको ठकाठक छापे जा रहे हैं। तो सांचा आप सीख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो ढलाई है, उसके अंदर जो मटेरियल है, वो आपने अपने अंदर से, अपनी आग से, अपनी जुस्तजू से, अपने मुताले से, अपनी वियन से, अपने तजर्बे से, अपने मुशाहिदे से देना है। वो जितना वसी होता चला जाएगा उतना आपकी शायरी, आपका लिखा हुआ लफ्ज़, आपका अदब जो है वो पुरअसर होता चला जाएगा। हम शुरू में अपना आप लिखते हैं, फिर हम सामने वाले को लिखते हैं, फिर हम पूरे समाज को लिखते हैं। और कोई बात करना चाहे तो मैं बोलता रहूँगा, मुझे इनको आदत है 3 घंटे मुझे सुनने की। लिखी चीज अदब नहीं होती, ऐसे ये जी, यस। तो अगर 2 तहरीरें हैं, एक अदब वाली है, मैंने जो 6 बातें आपको बताई, आप उनमें से उनको किसी न किसी खाने में ज़रूर रखेंगे। क्या उसमें तख़य्युल की कार फरमाई है? क्या उसका अंदाज़ तमसीली है? क्या वो फ़िक्र व ख़याल से वाबस्ता है, या जज्बा व एहसास से वाबस्ता है, या वो समाजी नाहमवारी से वाबस्ता है, या उसका जो अंदाज़ बयान है, बयानियाँ है, उसके अंदर जमालियात किस हद तक है? वो अपने अगर शायरी के असूल हैं तो शायरी के असूलों पर किस हद तक पूरी उतरती है? अगर नावल निगारी के असूल है तो नावल निगारी या अफसाना निगारी के असूलों पर किस तरह मुरतब होती है? ये आपको दोनों जो है, मैंने मल्टीलेयर्ड बताया आपको बार बार के एक जो अदबी पीस ऑफ आर्ट है उसकी वो एक से ज़्यादा मानी रखता है, एक तह से ज़्यादा उसकी तहें होती हैं, जबकि जो सामने की बात होती है वो वाक़या बन जाती है। वो चाहे नस्र के अंदर आ जाए या शेरी उस बयानिए में आए। मसलन कसरे शाही से ये हुक्म सादिर हुआ, लाड़काने चलो वरना थाने चलो, और दूसरी तरफ कहता है आज बाज़ार में पावा जौला चलो। दोनों में फ़र्क है ना, बस यही फ़र्क है अदब और गैर अदब में।